गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले पीरियड में हमने हमारा न्यू लेसन स्टार्ट किया था। लेसन का नाम था ठेस। चलो तो आज के वीडियो में हम आगे का पार्ट देखते हैं। सिरचन के बारे में हम पढ़ रहे थे। सिरचन को बुलाया गया था शीतल पार्टी बनाने के लिए मोती की। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। और सिरचन के बारे में बहुत सारी बातें हमने कल देखी थी। अभी आगे और क्या क्या होता है देखो। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। अभी सिरचन को बुला लिया गया कि मोती की वो शीतल पार्टी बनाने के लिए। तो बेचारा आया और अपनी बांस की तिल्लियों को चिकनाता हुआ अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झबे डालकर वह चीख बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। मतलब वो अपने काम में जुट गया और रंगीन सुतलियों का जितना भी झब्बे डालकर वो चीख बुनने लग गया। मतलब तिल्लियाँ और सुतलियाँ, इससे वो चीख बनाने लगा। अभी जब 1.5 हाथ की चीख बन गई तब समझ में आया कि ये बहुत अच्छी फैशनेबल चीज बन रही है। मछली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। तो उनके यहाँ एक मछली भाभी थी। तो जब उसने देखा कि ये जो चीक बन रही है वो तो बहुत अच्छी बन रही है, तो वो पर्दे के आड़ से देखती है और क्या कहती है कि देखो, सिर्फ एक मोहर छाप वाली धोती देने से इतनी अच्छी चीज बनती है, तो मैं अपने भैया से कह देती थी कि सिरचन के लिए छाप वाली मोती बना तो मेरे लिए भी एक अच्छी चीज बन जाती थी। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। अब ये जो मछली भाभी ने कहा तो ये सिरचन के कानों पर इसकी आवाज आ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काके की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। देखो, इस पर सिरचन सुनता है और क्या कहता है कि दीदी, मतलब बहुरिया बोलता है कि बहू रानी, अगर तुम एक मोहर छाप वाली धोती भी दोगी और रेशमी कुर्ता भी दोगी तो भी मैं ऐसी चीज़ नहीं बनाऊंगा आपके लिए। ये तो मैं मानो दीदी के लिए बना रहा हूँ जो काकी की सबसे छोटी और लाडली बेटी है। और उसके साथ साथ जो उनके दूल्हे हैं वो भी एक बड़े अफसर आदमी है, इसलिए मैं ये चीज़ उनके पास जा रही, इसलिए अच्छे से बना रहा हूँ। मछली भाभी का मुंह लटक गया। तो ये सुनते ही मछली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगी या लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। तो यहाँ पर जो मछली भाभी है उसको गुस्सा आ गया सिरचन की बातों से। तो मेरी चाची, मतलब दूसरी चाची थी, लेखक की चाची, तो चाची क्या कहती है देखो, कि फुसफुसा कर मतलब धीरे धीरे कहती है कि किससे बात कर रही हो बहू? सिरचन से। मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगी मतलब मूंग दाल के लड्डू कहो लड्डू। बेटी के विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, मतलब जब हम मूंगिया लड्डू बनाएंगे, मूंग दाल के लड्डू बनाएंगे, जो मानो विदा हो रही है तब हमें देने हैं कि नहीं। चलो तो वो काम हम कर ले। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा, मतलब दूसरे एक पहला दिन गया, दूसरे दिन भी सिरचन आया वो बनाने के लिए। तो 7 रंग के जो भी बनती थी वो बहुत अच्छी तरीके से बन रही थी वो चीज़। अपने काम में उसमें 7 रंग के तारे लगाए थे, तो जो थे वो सतभैया तारे जैसे लग रहे थे, मतलब 7 तारे जगमगा रहे हैं ऐसे वो लग रहे थे। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। अभी वो बेचारा अपने काम में लग गया था, तो काम करते वक्त उसको खाने पीने की कोई सूध नहीं रहती। तो चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने, मतलब जो अपना काम कर रहा था, तो बाजू में उसकी एक नज़र पड़ी। तो बाजू में उसके क्या था कि एक बड़े सूप में उसने के साथ एक चिवड़ा था और एक गुड़ का ढेला था, मतलब उसके खाने के लिए ये चीज़ें वहाँ पे रखी गई थी।
मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मतलब क्या कि ये जो देखकर सिरचन को गुस्सा आ रहा था कि इसको खाने के लिए क्या दे रहे हैं। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। मैंने भी ये देखा तो मैं फटाक से माँ के पास गया कि माँ, आज सिरचन को सिर्फ खाने के लिए आपने क्या दिया है? अच्छा, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ चिवड़ा और गुड़ दिया है। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मछली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? तो फिर उधर माँ अपने खाने पीने में बिजी थी, पकवान बनाने में। तो माँ उधर से ही भाभी से कहती है कि ए मंझली, सिरचन को बूंदी के लड्डू क्यों नहीं दिए खाने को? चिवड़ा और गुड़ी क्यों दिया? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। तो उधर से ये सब बातें सिरचन के भी कान में पड़ी। तो सिरचन उधर से चिल्लाता है कि बूंदी नहीं चाहिए मुझे काकी। उसके मुंह में चिवड़ा भरा था, मतलब उसने चिवड़ा खा लिया था, लेकिन गुड़ के ढेले को उसने हाथ नहीं लगाया था। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौएं तन गई। मुट्ठी भर बूंदियाँ सूप में फेंक कर चली गई। मतलब माँ ने बताया था उसको को बूंदियाँ दो खाने के लिए। तो मछली भाभी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि सिरचन को खाने के लिए दे रहे हैं, तो उसके भौएं तन गई, मतलब गुस्सा आ गया। तो मुट्ठी भर बूंदी लेकर उसने वो सूप में रख कर चली गई। तो अच्छे से भी नहीं दिया, फेंक कर चली गई। सिरचन के पानी पीकर कहा, मछली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? तो ये सब सिरचन ने देखा तो सिरचन को गुस्सा आ गया, और पहले ही वो मुंहजोर था। तो पानी पीता है और क्या कहता है मछली बहुरानी से कि आप अपने मैके से जो चीज़ लाती हो तो ऐसे ही बांटती हो क्या लोगों को? बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। तो सिरचन की ये बात सुनते ही मछली भाभी अपने कमरे में गई और रोते हुए बैठी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नेहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? तो चाची को बड़ा गुस्सा आया और चाची चली गई माँ के पास, और माँ के पास जाकर क्या कहती है कि आप लोग बड़े सिर चढ़ाते हो ना, उसकी बड़ी तारीफदारी करती हो, तो देखो किसी के ससुराल के बारे में कैसा कह रहा है, वो सर पर चढ़ा दिया है ना, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। तो मछली भाभी जाकर माँ से शिकायत करने लगी। मछली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। तो जो माँ से शिकायत करने पर अभी माँ भी बोल उठी, क्योंकि माँ की भी जो मछली भाभी थी वो लाडली थी, तो वो भी बाहर आ गई। और माँ क्या कहती है सिरचन से कि सिरचन तुम सिर्फ अपना काम करो, बहुओं से बातें करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ के लिए आए हो उतना ही तुम काम करो। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। तो जब माँ ने डांटा तो सिरचन को भी बहुत बुरा लगा। तो सिरचन आग बबूला हो गया, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं दिया काकी को, बस अपने काम में लग गया। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। तो यहाँ पर मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी, मतलब पान बना रही थी। तो चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को दिया और क्या बोलती है, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग हैं, इतने सारे लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो बातें करेंगे, तुम उनके बातों पर ध्यान मत दो। मतलब मानो उसको समझा रही थी। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। अभी देखो, सिरचन ने मानू दीदी की बात मान ली और बेचारे ने मानू के हाथ से पान का बीड़ा लिया और खा लिया। अभी उधर से आई चाची, अपने कमरे से निकली तो सिरचन को पान खाते देखकर वो और अवाक हो गई, हैरान हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा,
छोटी चाची, जरा अपना डिबिया का गम को हुआ जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। तो यहाँ पर जैसे ही वो कमरे के बाहर आई, सिरचन उसको देखता है, चाची को, और फिर से उसको कहता है कि सिरचन ने चाची को अपना और अचरज से घूरते देखकर क्या कहते हैं, मतलब सिरचन चाची को देखकर क्या कहते हैं कि छोटी चाची, जरा अपना जर्दे का डब्बा तो दो, बहुत दिन हुए हैं, तुम्हारा जो जर्दा मतलब जो खर्रा तंबाकू वगैरह होती है ना, वो तो तंबाकू तो खिलाओ, बहुत दिन हो गए तुमने खिलाया नहीं। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से, गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम का हुआ जर्दा खाते हो। चटोर कहीं की, मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। अभी देखो, चाची को मतलब सिरचन से बहुत गुस्सा रहता था, वो उससे बहुत जली कुकड़ी सी रहती थी, तो गुस्सा उतारने का ऐसा मौका उसको कहीं नहीं मिलता, तो वो उसको मौका मिल गया। वो झड़क कर बोलती है, क्या कहती है कि तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगी, मतलब जो भी चाहिए कुछ भी मांगते रहते हो खाने के लिए, तो तुम्हारी जीभ में आग लगे बोलती है। और क्या घर में भी खर्रा बिर्रा खाते हो, मतलब तंबाकू बिंबाकू खाते हो। चटोर कही की, मतलब वो उसको गुस्से से कहती है। तो यहाँ पर मेरा कलेजा धड़क उठा, मतलब अभी चाची ने सिरचन को डांट लिया, तो अभी सिरचन कैसे काम करेगा। तो लेखक कहते हैं कि यहाँ पर मेरा कलेजा धड़क हो गया, मतलब अभी हो गया यहाँ पर सत्यानाश। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए, मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। तो अभी कुछ देर तो वो चुपचाप रहा, वहाँ से वो उठा और जो भी खा लिया था उसने वो बाहर जाकर पिछवाड़े जाकर थूक आया। अपनी छुरियाँ, हंसियाँ वगैरह समेट संभाल कर छोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मतलब उसको डांटा गया और उसको पता था कि डांटने पर वो हमेशा ही काम अधूरा छोड़कर चला जाता था, तो वैसा ही हुआ। वो उठा, उसने अपना सारा सामान एक थैले में डाला और आंगन की तरह निकल गया, मतलब बाहर जाने के लिए निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही, सातों तारे मंद पड़ गए। मतलब अभी मानो भी वही थी, तो मानो चुपचाप देखती रही कि ऐसा क्या हुआ, मतलब ऐसा हुआ तो अभी सिरचन पूरी चीज़ नहीं बनाएगा, और वो वैसे ही अधूरी चीख रखे हुए बाहर चला गया। मानो उसमें जो 7 तारे लगे थे वो अभी जगमगा नहीं रहे थे। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। तो माँ इस पर कहती है, मानो कि तू बुरा मत मान, ये जो आधी अधूरी चीख है ना, ऐसे ही रहने दे, मैं क्या करूँगी तुम्हारे ननद के लिए ना बाहर बाजार से मेले से ला कर दूँगी, वो तुम लेके जाना। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। तो मैं जो था, मतलब मैं लेखक, तो लेखक को उसे सिरचन को मनाने के लिए जाते हैं, तो क्या कहते हैं, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। मतलब एक शीतल पाटी वहाँ पे थी, चटाई समझते हैं, वहाँ पर वो लेटकर था और कुछ सोच रहा था। तो मुझे देखते ही बोला कि बबुआ जी अब नहीं, मतलब उसने कहे मुझे देखकर ही कहा कि मुझसे अब नहीं होगा, मैं आपके सामने कान पकड़ता हूँ, अभी ये मेरे बस का काम नहीं है। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा, ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। तो क्या कहते हैं कि तुम जो मोहर छाप वाली धोती दे रहे थे ना मुझसे, तो क्या करूँगा मैं उसका, मैं काम भी नहीं करता और आप मुझे ये मत दो, क्या करूँगा उसका, कौन पहनेगा, मेरे तो कोई है नहीं, नो बेटे बेटियाँ भी नहीं है। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता, यह शीतल पाटी उसी की बनी हुई है, इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ। फिर वो क्या कहते हैं लेखक से कि अगर भैया मेरी घरवाली अगर जिंदा रहती तो मैं खाने पीने के लिए इधर मुंह नहीं मारता, मुझे खाने पीने के लिए घर में ही मिल जाता था, लेकिन क्या करूँ, ये शीतल पाटी भी उसी की बनी हुई है। उसको शीतल पाटी को छूकर वो कहता है। अब
यह काम मैं नहीं करूँगा। और कहते हैं कि अभी मैं ये आपकी चीज़ में नहीं बनवा सकता। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। तो फिर इतना कहकर मैं भी वहाँ से चला गया। तो वो क्या कहते हैं कि गांव भर में तुम्हारी काम की कदर होती है, लेकिन अभी मेरे यहाँ पर ऐसा हुआ तो मैं अभी तुम्हारे कुछ भी नहीं कर सकता। मैं वैसे ही वापस लौट आया, मतलब लेखक उसको वापस लौट आए। समझाने के लिए गए थे, लेकिन तब पता चला कि कलाकार के दिल को ठेस लगी है, अभी वो नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन चीट का झालर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानूं। तो जो बड़ी भाभी थी, वो बड़ी भाभी उस अधूरी चीख में कुछ कर रही थी, झालर लगा रही थी, कुछ उसको और बड़ा बना रही थी। तो यह भी भेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानूं, मतलब यह भी नहीं बना सकती थी क्या, वो मानू को कहते हैं। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नज़र न लग जाए इससे भी। तो मानो इस पर कुछ नहीं बोलती, वो बेचारी चुप रहती है। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं इस पर चुप नहीं रह सका और मैं बोल पड़ा मझली भाभी और चाची से। मानो को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानो बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मतलब जो आधी अधूरी चीख थी, बहू ने उसको झालर लगा दी, तो वैसे ही मानो लेके जा रही थी। और मानो को ससुराल पहुंचाने का काम मेरा था, मैं उसको लेकर जा रहा था। सामान गिमान और जो भी चीख थी अधूरी चीख, वो मोड़ कर चले जा रहे थे। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। तो इस बात का मुझे भी बहुत थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि जो काम किया उसने बराबर नहीं किया, तो ऐसे ही आधी अधूरा काम मानू को लेकर जाना पड़ रहा है और वो ससुराल जा रही है। तो मुझे भी थोड़ा सिरचन पर गुस्सा आया। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। तो हम प्लेटफॉर्म पर गए, गाड़ी में बैठे, तो गाड़ी से दूर से कोई आते हुए हमें दिखाई दे रहा था। तो वो आते हुए कौन था, सिरचन वहाँ पर आ रहा था और बबुआ जी आवाज़ लगा रहा था। और उसने दरवाजे के आस आकर उनको पुकारा। क्या है, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिटकी के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखो। तो सिरचन वहाँ पर एक बड़ा बोझ लेकर आ रहा था। तो वैसे ही उन्होंने देखा, लेखक ने, वो बाहर आए दरवाजे के पास और आकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों आवाज़ लगा रहे हो। तो वो कहते हैं कि साहब बबुआ जी मैं दौड़ कर आया हूँ, मुझे आने तो दो अंदर, दरवाज़ा तो खोलिए। और मानो दीदी कहाँ है, मुझसे, मैं उनको देखना चाहता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सकी। मानो जैसे ही बोली, सिर्फ सिरचन दादा इतना ही बोली। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। यहाँ पर जो बोझा था, उस बोझे में उसने सारी चीज़ें बनाकर लाई थी मानो के लिए। तो वो क्या कहता है, हकलाते हुए कहता है कि ये दीदी, मानो दीदी, ये मेरी ओर से है, ये सब चीज़ें आप अपने साथ लेके जाइए। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। जैसे ही वो चीज़ें देने लगा, मानो ने एक मोहर व छाप वाली धोती जितने में आती है उतने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन सिरचन ने उससे मना कर दिया और दोनों हाथ जोड़ लिए। और क्या कहता है, मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगिरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो इस बात से मानो को भी बहुत रोना आया कि देखो हमने सिरचन के बारे में कैसे सोचा और बेचारे सिरचन ने ये सब चीज़ें हमें ला के दी। और मैंने भी वो बंडल खोलकर देखा तो इतनी अच्छी कारीगरी का काम किया हुआ था कि देखते ही हमारी आंखें भर आई। तो कारीगर को ठेस हमें नहीं पहुंचाना चाहिए, है कि नहीं। इस बात से आप
यह सीख ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पाठ समझ में आया होगा। तो आपका काम अभी बढ़ जाता है कि हमारा लेसन एक्सप्लेन हो गया है, तो अभी आप लोग अपनी वर्कबुक कंप्लीट करोगे। ओके, धन्यवाद।